So, guys, welcome to our channel, Rajasthani's Boy. राजस्थानी बॉय राजस्थानी बॉय सो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो कल डाला था बोर्ड मास पे। तो बहुत से भाई लोग को पता होगा, भाई यार जो भी बोल लो, बहुत से स्टूडेंट कॉम्पिटिशन बोल लो, सबको बोर्ड मास बारे जो मैथ्स करते हैं ना, उनको लगभग सभी को बोर्ड मास के बारे में पता होगा। ठीक है ना। तो बोर्ड मास एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक मैथ्स का नियम है जिसके तहत हमें किसी भी मैथ्स की कैलकुलेशन को करना होता है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है वो मैंने उस वीडियो में पूरा बता दिया इसके बारे में। हम बोर्ड मास को रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं ना, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी। कि बोर्ड मास के बिना मैथ्स इम्पॉसिबल है। कि भाई आप मैथ्स का सही आंसर बोर्ड मास के रूल लगाए बिना नहीं निकाल सकते, मैं आपको बोल देता हूँ गारंटी से। ठीक है ना। और अगर मैथ्स है तो बोर्ड मास है। ठीक है ना। इसलिए आप बोर्ड मास को मैथ्स कैलकुलेशन की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। सो अगर आप बोर्ड मास का वो चैप्टर देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी कैलकुलेशन में जब आपके प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसमें निकल जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम आ रही है। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी सही आ रहा है कभी गलत आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसका निवारण वहाँ पे हो जाएगा। सो मैं आपको मतलब हर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं ना कंपटीशन, तो कंपटीशन होल्डर में मैथ्स बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैथ्स में अब बहुत सारे टॉपिक है जो सभी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु है जो सभी में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहते हैं ना, मिल बांट के खाएंगे, कुछ आप कुछ हम, थोड़ा आप लेंगे थोड़ा हम लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है ना। तो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। इसका मतलब होता है कि हमें जो भी मैथ्स की कैलकुलेशन दी हुई है उसका सरलतम रूप निकालना, या फिर उसका अंतिम स्थिति को निकालना ही सरलीकरण हो सकता है। अब आप बोलोगे किसी भी संख्या की अंतिम स्थिति तो क्या हो सकती है, या तो एक या ज़ीरो। नो, जरूरी नहीं है कि यही दोनों आए। ठीक है। अंतिम स्थिति उस क्वेश्चन पे निर्भर करती है ना। जैसे यहाँ पे दिया हो 100/4, ठीक है ना, +25 -5। ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन मार्क दो। अब या आप अपन को क्वेश्चन मार्क निकालेंगे तो वो भी इसका अंतिम रूप होगा। या फिर इस चीज़ को हम हटा दें और इस केवल इस कैलकुलेशन को करें। ठीक है। तो जो अंतिम स्टेप प्राप्त होगा उसके बाद हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, वही उसका सरलतम रूप होगा, वही उसका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे इसको सबसे पहले बोर्ड मास के नियम हिसाब से सब पढ़ा है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो मैं बताऊँ, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले बोर्ड यानी ब्रैकेट, बी का ब्रैकेट हो गया, सबसे पहले ब्रैकेट कल कर दिया, यह आ गया 25। ठीक है। 25 आ गया, प्लस का 25, ये एक और आ गया -5। अब इन दोनों को जोड़ के घटाओ, इसको घटा के जोड़ो, कैसे भी करो, ये 50 में से 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो यह 45 ही इसका सरलतम रूप है, अंतिम रूप है। क्यों? क्योंकि अब 45 में ना ही अपन कोई जोड़ सकते हैं और ना ही हम कोई घटा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई संख्या बची ही नहीं है। और जब भी कोई बचता ही नहीं, जो अंतिम रूप होता है वो उसका सरलतम रूप होता है। ठीक है। उसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन अपने को है ना थोड़ा बहुत घुमावदार पूछे जाते हैं। कैसे घुमा दिया जाए क्वेश्चन को, हल्का सा ऐसे कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो जाए। बट कंफ्यूज मत हो, आप बोर्ड मार्क्स का नियम लगाओ, फटाफट से क्वेश्चन को देख लो। बोर्ड मार्क्स का नियम लगाओ, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करो और टिक मारो और आगे बढ़ो। तो चलो गाइज, हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं।
एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। चलो लेते अपन लिखते हैं 764 क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 382। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हमें इसका सरलतम रूप या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हो इसको निकालना है। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है तो हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं कर सकते इसका आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास नियम के तो सबसे पहले हम उनको ब्रैकेट खोलना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको अंदर तो संख्या ज्ञात करनी है, दी हुई तो है नहीं, तो हम इसको करेंगे कैसे। तो इसको साइड में रख लो। ठीक है ना, इसको फिलहाल मत देखो। अभी अपने पास क्या है, डिविडेंड 250 इज इक्वल टू 382। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा जब एक संख्या अपना भाग बदलती है मतलब दूसरी ओर चली जाती है तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है कि अगर भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भाग है तो 764 तो वैसे का वैसे रह जाएगा और ये 382 इंटू हो जाएगा 250। ठीक है ना, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 664 वॉट या फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अब बराबर में इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो अपन को मिलेगा 9500। अब सब रोजे इतना जल्दी कैसे निकाल दिया। ठीक है ना, आप इसको घटा दो, हटा दो जीरो को। ठीक है ना, फिर इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 25 25 75। ठीक है, 75 का 5 हो गया, 25 50 75 और ये 90 और ये 55 हो गया। ठीक है ना, इतना सोचो मत क्योंकि नॉर्मली अब करेंगे ना एक दो बार तो अपने दिमाग में आ जाता है कैलकुलेशन एक्चुअली हो कैसे रहा है। ठीक है, अब 25 का 3 बार कर दो 75 हो गया, 25 अटे 200 तो 7 और 5 7 और 2 9, फिर 25 दूनी 50, 950, 9550। ठीक है, तो 95,000 9,550 और एक जीरो एक जोड़ दो। ठीक है, तो 95,500 हो जाएगा। सिंपल सी थिंकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गुणा, यहाँ पे ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्चुअली उनको क्वेश्चन मार्क निकालना है तो क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने दो। ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे डिविडेंड में डाल दो, ये ऑटोमेटिक डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा 764। जब हम इसको कैलकुलेशन निकालेंगे ना, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 4 से। तो हम इसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 आपका आंसर। ठीक है ना, आपका 125 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका सरलीकरणीय अंतिम रूप। सरलीकरणीय अंतिम रूप अर्थात अगर जब हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह 125 लगाएंगे फिर जो कल को निकलेगा उसमें जब 250 का डिविडेंड देंगे तो हमें एक्चुअली में ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये और ये बराबर कब होंगे, मतलब 382 कब प्राप्त होंगे, जब यहाँ पे 125 लगेगा। ठीक है, यही होता है वास्तविक रूप से सिंप्लीफिकेशन। हम और भी दूसरे भी उदाहरण करते हैं, तो चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 8.7 प्लस 6.2 टू 7.5। तो आप बोलोगे यार ये तो पॉइंट वाला आ गया, अब क्या करेंगे, ये तो घुमाव हो गया अभी और दिमाग नहीं चल रहा यार, कैसे करें यार। आप देखो कॉमन सी चीज़ देखो, इसमें कॉमन सी चीज़ पर एक वर्ड के बाद है, पर एक वर्ड के बाद, पर एक वर्ड के बाद, तो इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को ऐसे दिमाग से निकाल दोगे, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो अपने पास क्या बच जाएगा 87 प्लस 62 इंटू 75 इज इक्वल टू वॉट
यार सर ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है ना, चलो करते हैं, होता क्या दिखता तो है। फिर अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 46 4,650 ठीक है ना, और ये 87। अब जब इन सबको जोड़ेंगे सबको, अब यहाँ पे आ गए तो सर यहाँ पे आने के बाद अब मैंने ये दोनों के पॉइंट एक और दो, कितने संख्या के बाद एक और दो, दो संख्या के बाद एक दो, ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद एक बाद, अब 46 में ठीक है इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 55.20। ये आ गया आपका आंसर। बस सिंपल है। जब भी कोई दशमलव वाली संख्या अपने पास आ जाना, सबसे पहले आप देखो कि उन संख्याओं में क्या दशमलव कॉमन स्थिति में आ रहा है। हाँ आ रहा है तो उस दशमलव को जब तक हम कैलकुलेशन करें आप भूल जाओ, दिमाग से निकालो। लेकिन जब हमें संख्या मिल जाए फिर आप फटाक से उस जितने भी संख्या है उस हिसाब से दशमलव लगा दो और सीधा का सीधा आंसर पकड़ लो और टिक मारो और आगे बढ़ो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो गाइस हम एक पॉन वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो इसमें अपने पास मान लो कि 18 1/2/3 प्लस 7 1/2 इक्वल टू व्हाट। तो अब ये आप सोचोगे यार ये तो बट्टा बट्टी आ गया, अब क्या करें, थोड़ा उलझन में पड़े। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है ना, हम इसको जितना लंबा लेंगे ना उतना ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अपन तो इसको लंबा नहीं लेंगे, अपन इसको शॉर्ट में करेंगे, सिंपल से थिंकिंग को शॉर्ट में करेंगे। ये दोनों संख्या ले लो, सबसे पहले इन दोनों को ऐसे गायब कर लो दिमाग में से कि भाई एंगुलर रख दी, गायब हो गया 18 और 17 और ये प्लस। तो 18 और 17 कितना हो जाता है, सीधी सीधी बात है 25 हो जाता है, 25 हो जाते हैं 25। और ये कितना है 2.3 प्लस 1/2। अब निकाल दो 25, दोनों का कॉमन ले लो 6 आ जाएगा, 2 टाइम्स प्लस ये हो गया 4 प्लस हो जाएगा ये से ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 4 + 3 25, तो 25 ठीक है, प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब क्या 6 का 7 में जाता डिविजन, सिंपल सी बात है 1 पॉइंट में एक बार जाता है, फिर 10 बचते हैं तो फिर से एक बार जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 26.1 भी लिख सकते हैं या फिर 26 1/6 भी लिख सकते हैं। ये तो अपने लिखने का तरीका पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसे ही छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेन आप ध्यान रखो कि आपके जो टेबल है ना, टेबल या मल्टीप्लाई या क्यूब या स्क्वायर, उसको ध्यान में रखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो देखने के लिए। और आई होप सो आपको इसमें से अगर 1% भी आपको समझ में आया हो तो मुझे लगेगा कि शायद मेरी मेहनत काम कर रही है। क्योंकि अगर आपको 1% यहाँ से मिल रहा है तो आप 99% तक कहीं से खींच ही लोगे आप। वो कहते हैं ना, अगर रस्सी का सिरा हाथ में आ जाएंगे ना तो हम पूरी रस्सी चढ़ जाएंगे, लेकिन सिरा पकड़ने वाला चाहिए। एक बार सिरा पकड़ लिया फिर पहाड़ तो चढ़ लेंगे हम, लेकिन साला कोई सिरा ही नहीं पकड़ाएगा तो पहाड़ कहाँ से चढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।